हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे सैलरी चैप्टर में परक्यूजिट्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट की थी वैल्यूएशंस ऑफ परक्यूजिट्स और जो हमने वैल्यूएशन की थी परक्यूजिट की वो था वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। साथ ही हमने होटल अकोमोडेशन को भी कवर किया था, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अभी हमारे बाकी हैं। तो आइए बेटा जो बैलेंस पॉइंट्स हैं उन्हें करते हैं और साथ ही कवर करते हैं बचे हुए परक्यूजिट्स को। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटे लास्ट क्लास में हमने किया था वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और इसमें हमने नॉर्मल अकोमोडेशन और साथ ही जो होटल अकोमोडेशन मिलती है एसएससी को वो भी कवर कर ली थी। तो इससे रिलेटेड कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक बार उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा उसमें बताया गया है अगर एक एम्प्लॉय को अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है ऑन हिज ट्रांसफर की वजह से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उस केस में उसके पास दो अकोमोडेशन हो जाते हैं। एक तो प्रीवियस अकोमोडेशन जो वो होल्ड कर रहा था और जैसे ही उसका ट्रांसफर हुआ उसके बाद उसे मिला न्यू अकोमोडेशन। तो लॉ बोलता है बेटा जो फर्स्ट 90 डेज होंगे, जो स्टार्टिंग के 90 डेज होंगे, उन 90 डेज तक जो परक्यूजिट्स की कैलकुलेशन की जाएगी वो की जाएगी विच अकोमोडेशन हैज द लोअर परक्यूजिट वैल्यू। जिस अकोमोडेशन की वैल्यू लोअर होगी वही टैक्सेबल की जाएगी और हाइयर अमाउंट को छोड़ दिया जाएगा। इन केस जैसे ही 90 डेज एक्सीड करते हैं, 91 डेज से स्टार्ट होता है, तो उससे क्या होगा बेटा दोनों अकोमोडेशन की वैल्यू चार्जेबल हो जाएगी एज ए परक्यूजिट। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में वो बताते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है कोई माइनिंग साइट पर या ऑन शोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट पर या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट या डैम साइट या पावर जनरेशन साइट या ऑफशोर साइट पर, तो उस केस में लॉ बताता है कि फॉलोइंग जो कैटेगरी है वो परक्यूजिट ट्रीट नहीं होगी। जहां पर अकोमोडेशन जो है वो टेम्परेरी नेचर की है और जो उसका प्लिंथ एरिया है वो कितना है 800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं है। साथ ही वो जो लोकेशन है उस अकोमोडेशन की वो लोकेटेड है बेटा विद इन 8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी और ए कैंटोनमेंट बोर्ड। जो उस एरिया की म्यूनिसिपैलिटी है या कैंटोनमेंट बोर्ड है उनकी लोकल लिमिट से वो जो अकोमोडेशन है वो विद इन 8 किलोमीटर्स में लोकेटेड है। तो बेटा ये अकोमोडेशन जो है परक्यूजिट्स नहीं ट्रीट होगी। सेकंड उन्होंने बताया बेटा वो अकोमोडेशन जो एक रिमोट एरिया में लोकेटेड है, तो लॉ ने फर्दर रिमोट एरिया को डिफाइन किया दैट इज an area that is located at least 40 kilometers away from a town having a population not exceeding 20,000। तो रिमोट एरिया को उन्होंने बताया कि एक ऐसा एरिया जो कम से कम 40 किलोमीटर्स दूर हो, एक ऐसे टाउन की जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा ना हो। ठीक है बेटा। तो अगर ऐसे अकोमोडेशन में एसएससी रह रहा है तो वो परक्यूजिट ट्रीट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो बताता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा। जहां पर अकोमोडेशन प्रोवाइड करा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं डेप्यूटेशन पर है विद एनी बॉडी और अंडरटेकिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ सच गवर्नमेंट, यानी समझिए देखिए लॉ क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एक बॉडी कॉर्पोरेट है या अंडरटेकिंग है, उसमें एक एम्प्लॉय जो है डेप्यूटेशन पर है, तो उस एम्प्लॉय को जो अकोमोडेशन मिल रहा है वो कैसे टैक्सेबल होगा। तो लॉ ने बताया जो एम्प्लॉयर है उस केस में कौन होगा, तो लॉ बोलता है कि जो एम्प्लॉयर होगा शैल बी डीम्ड टू बी दैट बॉडी और अंडरटेकिंग। वो अंडरटेकिंग और बॉडी जो है उसे माना जाएगा एम्प्लॉयर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। नेक्स्ट उन्होंने बताया जो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कैसे निकलेगी, उसकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट निकलेगी जो सीरियल नंबर 2A है उसके अकॉर्डिंग निकलेगी टेबल की, यानी जो ये वाली वैल्यू है फर्स्ट वेयर द अकोमोडेशन इज ऑन बाय द एम्प्लॉयर, ये इसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकलेगी, ना कि जो ऊपर हमने पढ़ा था अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं निकलेगी। ठीक है बेटा, समझ आ गया। 2A के अकॉर्डिंग निकलेगी। आइए नेक्स्ट, फिर वो बताते हैं कि अकोमोडेशन क्या होता है, होटल क्या होता है, उन्होंने फर्दर डिफाइन किया है। तो अकोमोडेशन को उन्होंने बोला कि अकोमोडेशन इंक्लूड्स हाउस, फ्लैट, फार्म हाउस और पार्ट देयर ऑफ, और accommodation in a hotel, motel, service apartment, guest house, car, mobile
होम, शिप और अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, इन सबको अकोमोडेशन बोल दिया। हाउस को भी, फ्लैट को भी, फार्म हाउस को भी, या कोई पार्ट है उसका, या अकोमोडेशन कहीं होटल में है या मोटल में है, सर्विस अपार्टमेंट है, गेस्ट हाउस में ठहराया गया है एम्प्लॉय को, कारवा है, मोबाइल होम है, शिप है या अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है जैसे बोट वगैरह हो गई, वो भी क्या हो गया बेटा, अकोमोडेशन में इंक्लूड कर लिया गया। नेक्स्ट उन्होंने होटल को डिफाइन किया कि होटल क्या होता है। होटल इंक्लूड्स लाइसेंस अकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ मोटेल, सर्विस अपार्टमेंट और गेस्ट हाउस। यानी होटल का मतलब क्या है, वो अकोमोडेशन जो जिन्हें लाइसेंस मिला हुआ है, किस नेचर का, मोटेल का या सर्विस अपार्टमेंट या गेस्ट हाउस का, तो वो होटल की डेफिनेशन में कवर किए गए हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो बेटा वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट परक्विजिट्स की, जो है बेटा मोटर कार। ठीक है, मोटर कार की जो परक्विजिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट परक्विजिट होती है। इसका क्वेश्चन सैलरी में जरूर इंक्लूड होता है, कहीं ना कहीं दिख जाता है आराम से इजीली। और दूसरी बात बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि जो परक्विजिट्स केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉई के हाथ में टैक्सेबल होते हैं, हम साथ साथ उन्हें कवर कर लेंगे जब हम परक्विजिट्स का क्या करेंगे, वैल्यूएशन। तो सेम पॉइंट आज यहाँ कवर कर रहे हैं। ये जो मोटर कार के जो परक्विजिट्स होते हैं तो बेटा ध्यान दो, इस केस में होता क्या है, अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करा रहा है एम्प्लॉय को मोटर कार, तो उस केस में ये जो परक्विजिट है वो टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हैंड में ही टैक्सेबल होगी। और अगर एम्प्लॉय की मोटर कार है और उस केस में जो एम्प्लॉयर है वो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो है कार के वो रिम्बर्स करता है एम्प्लॉय को, तो बेटा ये टैक्सेबल होगी सभी एम्प्लॉय के हैंड में। एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल से समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले समझेंगे कार की क्यूबिक कैपेसिटी, जो मोटर कार है उसकी इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी समझेंगे सबसे पहले। तो डिफाइन किए गए हैं, वेयर क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन डज नॉट एक्सीड 1.6 लीटर, यानी 1.6 लीटर तक है। क्यूबिक कैपेसिटी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा सीसी, यानी एक ऐसी मोटर कार जिसकी कितना सीसी होना चाहिए, 1.6 लीटर तक हो सकता है। तो फर्स्ट केस है क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन डज नॉट एक्सीड 1.6 लीटर, 1600 सीसी तक है। नेक्स्ट, वेयर क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन एक्सीड 1.6 लीटर, अब जो है क्यूबिक कैपेसिटी 1600 से एक्सीड कर रही है। ठीक है बेटा, तो पहला केस है बेटा वेयर द मोटर कार इज ऑन और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी मोटर कार या तो एम्प्लॉयर की या उसने हायर पे ली हुई है और वो प्रोवाइड करा रहा है एम्प्लॉय को। तो उस केस में कितने सिनेरियोज बनते हैं, देखिए। सबसे पहला केस ए, जो मोटर कार है वो यूज्ड हो रही है होली एंड एक्सक्लूसिवली इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, यानी ऑफिशियल ड्यूटी में ही वो यूज हो रही है जो मोटर कार है। तो उस केस में क्यूबिक कैपेसिटी कितनी भी हो, याद रखना ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज है तो नॉट अ परक्विजिट, परक्विजिट नहीं होगी, प्रोवाइडेड द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन नोट 2 इज मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। जो नोट 2 में डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने को बताया गया है उन्हें हम पढ़ लेंगे कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो मेंटेन करने होते हैं एम्प्लॉयर को, वो हम देख लेंगे बेटा जैसे ये खत्म करते हैं सिनेरियोस। लेकिन आप क्या ध्यान रखें, याद रखें कि ये टैक्सेबल परक्विजिट नहीं होती, प्रोवाइडेड स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन्ड। ठीक है, चलिए दोनों केस में यही है, नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट, नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट। प्रोविजो इसके साथ है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेंटेन करने होंगे एम्प्लॉयर को। केस बी, वेयर द मोटर कार इज ऑन और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड, ये बेटा सब में है, हम यहां से पढ़ेंगे, इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द प्राइवेट और पर्सनल पर्पस। जो एम्प्लॉय है या उसका कोई मेंबर है हाउस होल्ड का, वो क्या कर रहा है, मोटर कार को प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहा है, प्राइवेट पर्पस के लिए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में समझिए बेटा क्या होगा, वेयर द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन डज नॉट एक्सीड 1.6 लीटर। केस ए और केस बी दोनों बेटा सेम है, इस केस में अभी तक कोई चेंज नहीं है। तो इस केस में समझिए क्या है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंडिचर का हुआ, कौन सा एक्चुअल अमाउंट, जो एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है अपनी तरफ से। ठीक है बेटा, बाय द एम्प्लॉयर ऑन द रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर कार ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, पूरे साल, जो पूरे साल उसने खर्चा किया गाड़ी के ऊपर, पेट्रोल का, उसकी सर्विस का, उसकी या फिर डीजल का या सीएनजी का, जैसे भी गाड़ी है, और मेंटेनेंस का जो भी वो खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयर, वो एक जगह आप लिख लीजिए कि ये खर्चा हो गया, प्लस
ध्यान देना बेटा, इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन इफ एनी पेड बाय एम्प्लॉय टू द चॉफर। अगर कोई रेम्यूनरेशन भी दी जा रही है चॉफर को, चॉफर होता है बेटा ड्राइवर, मोटर कार का अगर कोई ड्राइवर है तो उसकी भी अगर कोई रेम्यूनरेशन की दी जा रही है तो उसे भी ऐड कर लीजिए। बाय द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ द मोटर कार एंड एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट, प्लस जो गाड़ी के नॉर्मल वियर एंड टियर है वो भी ऐड कीजिए। नॉर्मल वियर एंड टियर में क्या आता है बेटा, जो गाड़ी की एक्चुअल कॉस्ट होती है उसका 10% निकाल देते हैं, 10% पर एनम ऐड कर दी जाती है, जो हमने 2 पॉइंट ऊपर कैलकुलेट किए थे। सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहले तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गया इंक्लूडिंग मेंटेनेंस वगैरह, ठीक है बेटा, प्लस उसमें ड्राइवर की सैलरी ऐड कर दी, ठीक है बेटा, प्लस उसमें नॉर्मल वियर एंड टियर ऐड कर दिया 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार। अब उसके बाद उसमें से रिड्यूस कर दीजिए क्या, जो चार्जेस रिकवर हो रहे हैं एम्प्लॉय से। तो बेटा याद करिए थंब रूल क्या बोलता था, थंब रूल बोलता था कि जो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, ये था। तो यहां पर भी थंब रूल एप्लीकेबल हो रहा है बेटा, ठीक है, समझ आ गया। दोनों केसेस में ऐसा ही है, सीसी कितना भी हो गाड़ी का, 1.6 लीटर तक हो या उससे ज्यादा का हो, दोनों केसेस में सेम है। जो अमाउंट एक्चुअल एक्सपेंड की है एम्प्लॉयर ने, प्लस उसमें कर दीजिए रेम्यूनरेशन ऑफ चॉफर, प्लस उसमें कर दीजिए नॉर्मल वियर एंड टियर कार का, माइनस कर दीजिए जो अमाउंट रिकवर कर रहे हैं एम्प्लॉय से। तो 2 केस समझिए बेटा, एक पहला केस था कि होली एंड एक्सक्लूसिवली इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए लग रही है, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए मोटर कार यूज हो रही है, तो उस केस में टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं है। प्राइवेट पर्पस के लिए है एम्प्लॉय के लिए या उसके कोई हाउस होल्ड मेंबर के लिए, तो उस केस में टैक्सेबल हो जाएगी। कितना हो जाएगी, जो एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंड की एम्प्लॉयर ने, प्लस उसमें क्या करना है ऐड, उसमें ऐड करना है चॉफर की सैलरी प्लस नॉर्मल वियर एंड टियर कार का माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। और ये सेम है दोनों केसेस में अभी तक, जहां पर क्यूबिक कैपेसिटी इंजन की 1.6 लीटर तक है या उससे ज्यादा है, ठीक है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट, जहां पे मोटर कार कहां यूज हो रही है, पार्टली इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड पार्टली फॉर प्राइवेट और पर्सनल पर्पस। अब क्या हो रहा है, एम्प्लॉय जो है मोटर कार को ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए भी यूज करता है और अपने पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए भी करता है, या उसका कोई मेंबर है हाउस होल्ड का उसके लिए पर्सनल यूज होती है। तो उस केस में कैसे करेंगे, तो समझिए अब यहां पर सीसी का रोल आएगा। द एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस एंड रनिंग आर मेट और रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। केस 1, जो एक्सपेंस हो रहे हैं, कौन से एक्सपेंस, रनिंग एंड मेंटेनेंस के, वो एम्प्लॉयर अगर मीट कर रहा है यानी एम्प्लॉयर दे रहा है अपनी जेब से, तो उस केस में 1800 प्लस 900 इफ चॉफर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू रन द मोटर कार। समझा बेटा, देखिए क्या कहते हैं, कितनी वैल्यू हम मान लेंगे ये टैक्सेबल हो जाएगी एम्प्लॉय के हैंड में। तो बोलते हैं कि जहां पर कार प्राइवेट यूज के लिए और पर्सनल यूज के लिए हो रही है, तो उस केस में केस 1, रनिंग एंड मेंटेनेंस के जो एक्सपेंसेस है वो एम्प्लॉयर दे रहा है, तो उस केस में 1800 रुपीज हम ऐड कर देंगे, 1800 रुपीज हम ऐड कर देंगे। ये बेटा जो 1800 है ये पर मंथ है, पर मंथ 1800 पर मंथ ऐड कर देंगे इन केस मोटर कार प्रोवाइड की गई है। अगर मोटर कार के साथ चॉफर भी है, ड्राइवर भी है, तो 900 और प्लस कर देंगे, तो 1800 प्लस 900 कितना हो जाएगा बेटा, 2700। तो 2700 पर मंथ टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। इतना समझ आ गया। चलिए बात करते हैं अब, गाड़ी का सीसी कितना है, 1.6 लीटर से ज्यादा है, तो उस केस में 2400 प्लस 900 कितना हो गया, 3300 पर मंथ हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस फॉर प्राइवेट और पर्सनल यूज आर फुली मेड बाय असेसी। अब कौन मीट कर रहा है, फुली पूर्ण रूप से जो है एम्प्लॉय अपनी जेब से खर्चा कर रहा है रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का, तो उस केस में भी टैक्सेबल परक्यूजिट होगी। कितना होगा, 600 प्लस 900, ये 900 कैसे हैं, चॉफर के, 900 प्लस 600 कितना हो गया बेटा, 1500 पर मंथ हो जाएगा, अप टू 1.6 लीटर इंजन की कैपेसिटी, और 900 प्लस 900 यानी 1800 पर मंथ हो जाएगा इन केस 1.6 लीटर से ज्यादा है इंजन की कैपेसिटी।
समझ आ गया बेटा? एक बार फिर से देख लेते हैं। जहां पे जो मोटर कार है वो पार्टली ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए और पार्टली पर्सनल यूज के लिए कर रहा है एम्प्लॉय, तो उसमें दो केस बनते हैं। अगर एक्सपेंस जो है रनिंग एंड मेंटेनेंस के एम्प्लॉयर दे रहा है तो उस केस में क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर तक है, तो 1800 प्लस 900, ये 900 कैसे, अगर ड्राइवर है साथ में गाड़ी के तो। और 1.6 लीटर से अगर इंजन कैपेसिटी ज्यादा है तो 2400 प्लस 900 पर मंथ, दोनों केस में पर मंथ। सेकंड केस बनता है कि एक्सपेंस जो है रनिंग एंड मेंटेनेंस के वो कौन पे कर रहा है, फुली मेट बाय असेसी यानी एम्प्लॉय, तो उस केस में 600 प्लस 900 पर मंथ, 1.6 लीटर इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी तक, और 1.6 लीटर से ज्यादा होते ही 900 प्लस 900 हो जाएगा पर मंथ। ये टैक्सेबल वैल्यू है परक्यूजेट की। ठीक है बेटा, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट केस पर आते हैं हम। केस नंबर 2 जो बताता है वेयर द एम्प्लॉय owns a motor car but the actual running and maintenance charges are met or reimbursed by him by the employer। अब गाड़ी किसकी देखिए बेटा, where the employee owns a motor car, अब कार किसकी, एम्प्लॉय की है। प्रीवियस केसेस में क्या था, कार एम्प्लॉयर की थी या उसने हायर पर ली हुई थी, यानी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करा रहा था। इस केस में जो कार है वो एम्प्लॉय की है। ठीक है बेटा, बट एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस आर मेट और रिम्बर्स्ड बाय हिम बाय द एम्प्लॉयर। अब जो एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। और एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस में उन्होंने बोला कि अगर चॉफर भी है तो वो भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करा रहा है उसकी रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो इस केस में बेटा दो सिनेरियोज बनेंगे। देखिए, सच रीइंबर्समेंट इज फॉर द यूज ऑफ द व्हीकल होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस। देखिए, जहां पर भी होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस है तो वहां पर आंख बंद करके ध्यान रखना, नॉट अ टैक्सेबल परक्यूजिट, नॉट अ टैक्सेबल परक्यूजिट दोनों केस में, प्रोवाइडेड जो डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई किए गए हैं, नोट नंबर 2 अभी पढ़ते हैं, स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट केस अब आता है जहां पर कार कहां, जहां मोटर कार किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, मोटर कार यूज हो रही है पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड पार्टली फॉर पर्सनल और प्राइवेट पर्पस। अब एम्प्लॉय जो है उसे पार्टली यूज कर रहा है ऑफिशियल पर्पस के लिए, पार्टली किस लिए यूज कर रहा है, अपने प्राइवेट पर्पस के लिए, या उसका कोई हाउस होल्ड का मेंबर है वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ध्यान देना बेटा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंडिचर की इनकर्ड की एम्प्लॉयर ने, as reduced by the amount specified in serial number 1CI। कौन से की बात कर रहा है बेटा, ध्यान करो, 1800 वाला पॉइंट है ये 1CI। देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए 1CI 1800 2400। तो उन्होंने बोला इस केस में प्लस 900 चॉफर के, अगर चॉफर भी है तो उन्होंने बोला इस केस में बेटा जो एक्चुअल अमाउंट हो रही है एक्सपेंडिचर की एम्प्लॉयर की पॉकेट से, उसमें से रिड्यूस कर दीजिए क्या, 1800 प्लस 900 अगर इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर तक है और ड्राइवर भी प्रोवाइडेड है, और 2400 प्लस 900 अगर इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है, 1.6 लीटर से ज्यादा। ठीक है, रिड्यूस कहां से करने हैं, जो एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंड कर रहा है एम्प्लॉयर। ठीक है, इतना समझ आ गया। यहां पर एक पॉइंट का ध्यान रखना बेटा, लॉ यहां पर एक आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉय को। वो लॉ बोलता है कि इनकेस जो एक्चुअल अमाउंट हो रही है एक्सपेंडिचर की वो ज्यादा है, किससे, जो हमने पढ़ा था भी 1800 प्लस 900 उस केस से, तो उस केस में असेसी जो है एक्सपेंडिचर की अमाउंट एक्सेस क्लेम कर सकता है, कोई मनाही नहीं है, कर सकता है, बट स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी मेंटेन इन दैट केस। समझ आया? यानी हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड माइनस, बात करते हैं 1.6 लीटर तक इंजन की, 1800 प्लस 900 यानी 2700 लेस कर रहे हैं उसमें से। अब लॉ बोलता है कि ये 2700 जो है, सपोज ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, 2700 नहीं हो रहा, रियल में जो हो रहा है वो 5000 हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो लॉ बोलता है कि उस केस में 5000 वो क्लेम कर सकता है, बट एक शर्त है, स्पेसिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेंटेन करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है अभी देख लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया?
दोनों कंडीशन सेम है इस केस में भी, बस लिमिट जो है चेक करनी है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, where the employee owns any other automotive conveyance but the actual running and maintenance charges are met or reimbursed to him by the employer। अब मोटर कार के अलावा कोई और ऑटोमेटिव कन्वेंस है एम्प्लॉय के पास, बट जो एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस है वो कौन मेट कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। एंड सच रेम्बर्समेंट इज, अब रेम्बर्समेंट जो दी जा रही है वो किस पर्पस के लिए दी जा रही है? केस 1, फॉर द यूज ऑफ द व्हीकल होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस का नाम आते ही आपके दिमाग में ध्यान आना चाहिए, नॉट अ टैक्सेबल परक्यूजिट, प्रोवाइडेड स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन। ठीक है, ठीक है बेटा। 1.6 लीटर तक है अगर उस मोटर कन्वेंस की कैपेसिटी तो इतना अलाउ हो जाएगा, 1.6 लीटर से ज्यादा है तो ये केस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, सच रिम्बर्समेंट इज फॉर द यूज ऑफ व्हीकल, पार्टली पर्पज है और ऑफिशियल पर्पज है, तो उस केस में क्या बोलते हैं? एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ 900। जो एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड हो रही है एक्सपेंडिचर की उसमें से रिड्यूस कर दीजिए कितने? 900। इसमें भी एक कंडीशन है कि ये जो 900 वाली अमाउंट अगर एक्चुअल में ज्यादा है तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन। अब बात करते हैं बेटा वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेंटेन करने होते हैं, तो देखिए फटाफट से 2 कैटेगरी डिफाइन की गई हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेंटेन करने होते हैं। द एम्प्लॉयर हैज मेंटेन्ड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ जर्नी अंडरटेकन फॉर ऑफिशियल पर्पस विच में इंक्लूड डेट ऑफ जर्नी, डेस्टिनेशन, माइलेज एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड देयरऑन। यानी एम्प्लॉयर को क्या मेंटेन करना है? कंप्लीट डिटेल्स ऑफ जर्नी, जो भी ऑफिशियल पर्पस के लिए जर्नी हुई है उसकी कंप्लीट डिटेल चाहिएगी। उसके साथ साथ उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है? डेट ऑफ जर्नी, डेस्टिनेशन, माइलेज, मोटर कार का माइलेज कितना है, एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, और कितना खर्चा हुआ। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर गिव्स अ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट द एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। एम्प्लॉय को जो है एम्प्लॉयर एक सर्टिफिकेट देगा कि ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है ये इनकर्ड हुआ है होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ये 2 डॉक्यूमेंट्स थे। तीसरा जो मीनिंग ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ मोटर कार, जो मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ मोटर कार शेल बी टेकन एट 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मोटर कार, और कार जो मोटर कार की एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10% कर देते हैं तो हमें क्या निकल के आता है? नॉर्मल वियर एंड टियर की कॉस्ट पता चल जाती है। ठीक है, तो बेटा ये थी हमारी मोटर कार वाली टैक्सेबल परक्यूजिट्स की वैल्यूएशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट ऑफ प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। तो आइए बेटा थंब रूल अप्लाई करके इसे भी करते हैं। सबसे पहली बात एक ध्यान रखना, अगर सर्वेंट किसने एंगेज की है? एम्प्लॉय ने, और एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? रीइंबर्स कर रहा है उनकी वेजेस। ठीक है बेटा, वेजेस या सैलरी। अगर सर्वेंट किसने अपॉइंट किए हैं? एम्प्लॉय ने, और एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? रीइंबर्स कर रहा है या सैलरी दे रहा है अपने एम्प्लॉय की सर्वेंट्स की, तो उस केस में ये बेटा टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा सभी एम्प्लॉय के केस में, सभी एम्प्लॉय के केस में, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी तरफ अगर कोई डोमेस्टिक सर्वेंट है जो एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है, किसने किया है? एम्प्लॉयर ने, और फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जा रही है उस सर्वेंट की वो की जा रही है एम्प्लॉय को, तो उस केस में ये जो टैक्सेबल परक्यूजिट होगा सिर्फ और सिर्फ इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। बेटा 2 चीजें देखो, ध्यान रखो। सबसे पहली बात, सर्वेंट किसने अपॉइंट किया है इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर एम्प्लॉय ने सर्वेंट लगाया है और एम्प्लॉयर उसकी पेमेंट कर रहा है सैलरी की सर्वेंट की, तो उस केस में ये टैक्सेबल परक्यूजिट्स हैं इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। दूसरी तरफ एम्प्लॉयर ने सर्वेंट लगाया है, एम्प्लॉयर जो है उसकी सैलरी दे रहा है, बट जो सर्विसेज मिल रही है सर्वेंट की वो एम्प्लॉय को मिल रही है, तो उस केस में ये टैक्सेबल परक्यूजिट होगा इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज ओनली। ठीक है बेटा, समझ आ गया? अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? वैल्यू निकालने के लिए सीधा सीधा थंब रूल अप्लाई करेंगे और वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो सर्वेंट को वेजेस या सैलरी प्रोवाइड की जा रही है उसमें से माइनस कर दीजिए अगर कोई अमाउंट रिकवर हो रही है एम्प्लॉय से, तो वैल्यू आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। इन केस एम्प्लॉय से आप कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे तो जितनी आप सैलरी दे रहे हैं सर्वेंट को वो टैक्सेबल हो जाएगी।
ठीक है, समझ आ गया बेटा? अब पढ़ लेते हैं बेटा, चलिए फटाफट से। If servants are engaged by the employee and employer paid or reimbursed the employee for the wages of such servant, it will be perquisite in the hands of all employees. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? But if domestic servants are engaged by the employer and facility of such servant is provided to the employee, it will be perquisite in the hand of specified employees only. क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय or any member of his household resulting from the provision by the employer of the services of a sweeper, a gardener, a watchman or a personal attendant shall be the actual cost to the employee. यानी बोलते क्या है कि जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को या उसके हाउस होल्ड मेंबर को, किसकी वजह से? गार्डनर या वॉचमैन या पर्सनल अटेंडेंट की, तो ये जो है एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी एम्प्लॉयर को। क्या हो जाएगी? एम्प्लॉयर को एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। उसमें से हम फिर क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे अगर कोई अमाउंट रिकवर हो रही है एम्प्लॉय से, ये लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में। द एक्चुअल कॉस्ट इन सच अ केस शैल बी द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ फॉर सच सर्विस एज रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर सच सर्विस। जो एक्चुअल कॉस्ट है उसे माना जाएगा कि ये सैलरी दी जा रही है एम्प्लॉयर की तरफ से सर्वेंट को, और उसमें से रिड्यूस कर देंगे जो अमाउंट रिकवर हुई है एम्प्लॉय से। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? क्या समझ आया? वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट ऑफ प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट के केस में कि अगर एम्प्लॉय ने एंगेज किया है या अपॉइंट किया है सर्वेंट को, तो उस केस में एम्प्लॉयर अगर रिम्बर्स कर रहा है सर्वेंट की सैलरी या वेजेस, तो सभी एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी वो परक्विजिट। इन केस एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है वो सर्वेंट और एम्प्लॉयर उसकी दे रहा है सैलरी या वेजेस, और उस सर्वेंट की सर्विसेज जो है मिल रही है एम्प्लॉय को, तो ये जो परक्विजिट होगी वो केवल और केवल किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट अब वो बात करता है टैक्सेबल वैल्यू की। तो लॉ ने बताया जो बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को या मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, तो जितना बेनिफिट मिला वो बेनिफिट क्या हो जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी, और वो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी? टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड। यानी एक्चुअल कॉस्ट को हम क्या मान लेंगे? फिर वो सैलरी मान ली जाएगी कि ये सैलरी पे की जा रही है किसे? सर्वेंट को। ठीक है बेटा, आप जितनी सैलरी सर्वेंट को मिली उसमें से अगर कुछ एम्प्लॉय से रिकवर कर रहे हैं वो लेस कर देंगे, बचा वो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी, परक्विजिट्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस केस में। एग्जाम्पल नंबर है 18, आइए फटाफट से करते हैं। देखिए, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर वर्किंग फॉर मैसर्स गामा लिमिटेड। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई जो है मैसर्स गामा लिमिटेड के लिए काम करते हैं। एज पर सैलरी फिक्सेशन नॉर्म्स द फॉलोइंग परक्विजिट्स वर ऑफर्ड। जो सैलरी फिक्सेशन के नॉर्म्स थे उसके हिसाब से ये दो चीजें ऑफर की गई। फर्स्ट, केस 1, फॉर मिस्टर एक्स who engaged a domestic servant for 500 per month, his employer reimbursed the entire salary paid to the domestic servant, that is 500 per month. मिस्टर एक्स के लिए जिसने क्या किया हुआ है, एक डोमेस्टिक सर्वेंट जो है एंगेज किया हुआ है 500 पर मंथ पर, और उसका एम्प्लॉयर जो है ये सैलरी रिम्बर्स कर देता है सर्वेंट की एंटायर सैलरी 500 रुपए पर मंथ। तो क्या होगा बेटा इस केस में? तो इस केस में ध्यान दो, जब एम्प्लॉय अपॉइंट करता है कोई सर्वेंट और एम्प्लॉयर रिम्बर्स करता है उस सर्वेंट की सैलरी, तो उस केस में बेटा ये जो टैक्सेबल परक्विजिट होगा ये सभी एम्प्लॉय के हैंड में हो जाएगा। हमने यही पढ़ा था। तो इस केस में ये टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। दूसरा, फॉर मिस्टर वाई ही वाज प्रोवाइडेड विद डोमेस्टिक सर्वेंट, यानी उसे डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है, एट द रेट 500 पर मंथ एज पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन पैकेज। तो अगर मिस्टर वाई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तभी उसके हेड में ये टैक्सेबल होगा, अदरवाइज अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई। समझ आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट इज बेटा वैल्यूएशन ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? गैस प्रोवाइड करा रहा है या इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में कैसे होगा? तो बेटा ध्यान दें, ये मिलता जुलता प्रोविजन है जो हमने अभी पढ़ा, जो डोमेस्टिक सर्वेंट का केस था उससे मिलता जुलता प्रोविजन है। केस 1 की बात करेंगे, यहां पर एम्प्लॉय ने जो है अपने नाम पे लिया वाटर कनेक्शन या इलेक्ट्रिसिटी या गैस कनेक्शन। कौन ले रहा है? एम्प्लॉय ले रहा है अपने नाम पर। ठीक है, और बाद में क्या होता है, इसका जो एक्सपेंस है वो रीइंबर्स कर देता है उसका एम्प्लॉयर।
तो बेटा ये हो जाएगी टैक्सेबल परक्यूजिट्स इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, सभी एम्प्लॉय के हैंड में ये हो जाएगी टैक्सेबल। दूसरी बात, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का या वाटर कनेक्शन जो है एम्प्लॉयर अपने नाम पे लेता है, ध्यान देना, एम्प्लॉयर ले रहा है किसके नाम पर, अपने नाम पर, और जो ये फैसिलिटी है गैस की, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर की, ये प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉय को। तो ये जो परक्यूजिट है ये केवल और केवल टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज ओनली। ठीक है बेटा, समझ आ गई ये बात। जो हमने प्रीवियस केस पढ़ा था मिलता जुलता है, वहां पे अगर एम्प्लॉय अपॉइंट कर रहा था तब सभी के केस में टैक्सेबल होता था, और अगर एम्प्लॉयर अपॉइंट करता था सर्वेंट को तो उसके केस में, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होता था। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। इफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन आर टेकन बाय द एम्प्लॉय and employer paid or reimbursed the employee for such expense will be perquisite in the hands of all employee। clear हो गया। but if gas, electricity or water connection taken in the name of employer और facility किसे मिल रही है, provided to the employee, perquisite in the hands of, it will be perquisite in the hands of specified employees only। ठीक है बेटा। और जो बेनिफिट मिला उन्हें, यानी जितनी अमाउंट की उन्हें गैस मिली या इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने कंज्यूम की या वाटर जो है कंज्यूम किया अमाउंट का, वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। उसमें से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे क्या, अगर कुछ अमाउंट रिकवर हो रही है एम्प्लॉय से। तो ये वाला जो रूल है ये थंब रूल है, हर जगह लगेगा। बैलेंस जो होगा वो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं। फर्स्ट, पेमेंट जो दी जा रही है वो एजेंसी को दी जा रही है, सप्लाइंग ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट क्या होगी, जितनी अमाउंट जो है पेमेंट की गई वो वैल्यू ऑफ बेनिफिट, सम इक्वल टू द अमाउंट पेड टू द अकाउंट बाय द एम्प्लॉयर टू द एजेंसी सप्लाइंग द गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी और वाटर। दूसरा केस, सप्लाई इज मेड फ्रॉम रिसोर्सेज ओन बाय एम्प्लॉयर। तो लॉ डिफाइन करता है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनकर करेगा एम्प्लॉयर, वो हो जाएगी एक्चुअल कॉस्ट यानी वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स। अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, जो अमाउंट रिकवर हो रही है एम्प्लॉय से। वेयर द एम्प्लॉय इज पेइंग एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विस, द वैल्यू सो पेड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू सो अराइव्ड एट। क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज। अब क्या हो रही है देखिए, फ्री या कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। तो इसमें समझिए इसमें है क्या, इसमें भी दो सिनेरियो बनेंगे, एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए, एक नॉर्मल एम्प्लॉइज के लिए। चलिए बात करते हैं केस 1, नॉर्मल एम्प्लॉइज। लॉ बोलता है कि अगर एम्प्लॉय के बच्चे हैं या एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ एम्प्लॉय, यानी जो मेंबर, जो एम्प्लॉय का हाउस होल्ड है उसका कोई मेंबर है, उनके बच्चे हैं। अच्छा बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज हाउस होल्ड और मीनिंग ऑफ सैलरी इन द केस ऑफ परक्यूजिट्स, ये दो डेफिनेशन मैं आपको कराऊंगा। जैसे ही हमारी परक्यूजिट पूरे होते हैं मैं उसमें ये दो डेफिनेशन आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज मत होइए कि मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज हाउस होल्ड क्या होता है, ये अभी समझ लेंगे हम। फिलहाल के लिए समझिए, देखिए प्रोविजन पे ध्यान देते हैं। एम्प्लॉय के बच्चे या एम्प्लॉय के हाउस होल्ड का कोई मेंबर है, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं अदर देन एम्प्लॉयर स्कूल, एम्प्लॉयर का स्कूल नहीं है, ठीक है, और उनकी स्कूल फीस रीइंबर्स कर दी जाती है एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय को। तो उस केस में ये जो परक्यूजिट की वैल्यू होगी ये बेटा टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा केस देखते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में क्या है, एम्प्लॉय के बच्चे या एम्प्लॉय के हाउस होल्ड के मेंबर के बच्चे वो पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पर। कंसेशनल रेट क्या होता है बेटा, सपोज किसी दूसरे स्कूल में जिस क्लास में एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं उस क्लास की फीस है 10,000 रुपीज पर मंथ, बट एम्प्लॉय से रिकवर की जा रही है ओनली 5,000, तो ये हो गया कंसेशनल रेट। ठीक है, वो पढ़ रहे हैं कंसेशनल रेट पर या फ्री ऑफ कॉस्ट पर, एम्प्लॉयर के स्कूल में या किसी और स्कूल में, ध्यान देना, एम्प्लॉयर के स्कूल में या किसी और स्कूल में, तो उस केस में क्या होगा, ये परक्यूजिट टैक्सेबल होगी ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए पढ़ते हैं फटाफट से, आइए। स्कूल फीस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज हाउस होल्ड इज पेड और रिइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर
ऑन एम्प्लॉयज बिहाफ इट विल बी परक्यूजिट इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। समझ आ गया इतना? ठीक है। बट if education facility is provided in the school maintained by the employer or in any school, किसी भी स्कूल में, by reason of his being employment at free of cost or at concessional rate would be perquisites in the hand of specified employees only। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, ये मैंने आपको पढ़ के भी सुना दिया, क्लियर हो गया इतना। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ बेनिफिट की, वो कैसे निकलेगा। तो ध्यान देना बेटा, वैल्यू ऑफ बेनिफिट कैसे कैलकुलेट किया गया है। सबसे पहली बात, सर्कमस्टांसेस बने हैं 3, समझिए। फर्स्ट, इफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज मेंटेन एंड ऑन बाय द एम्प्लॉयर, यानी किसका है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? एम्प्लॉयर का है। वैल्यू ऑफ बेनिफिट यानी वो कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट जो पड़ेगी एम्प्लॉयर को, वो क्या होगी? वैल्यू ऑफ बेनिफिट। कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर द लोकेलिटी, जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसकी जो कॉस्ट होगी वो हम देखेंगे किसी सिमिलर इंस्टीट्यूशन की, या जो उस लोकेलिटी में कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसकी कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल से समझे। अगर बेटा ए एम्प्लॉयर है, बी एम्प्लॉय है। ए एम्प्लॉयर है, उनका स्कूल है, बी एम्प्लॉय है। ए के स्कूल में बी के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। बी के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। अब लॉ बोलता है कि उस लोकेलिटी में देखेंगे कि उस लोकेलिटी में अगर कोई स्कूल है वहां पर फीस हम देखेंगे। सपोज जो बी के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में। अब क्या बोलता है लॉ? लॉ बोलता है कि ये जो बच्चे हैं फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का, या तो कोई लोकल में आसपास में स्कूल देखिए आप कि वहां पे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं उनकी फीस कितनी है, या जिस क्राइटेरिया का स्कूल मेंटेन किया है एम्प्लॉयर ने उस क्राइटेरिया के स्कूल के साथ आप कंपेयर कीजिए। सपोज वो फर्स्ट से लेके 10th क्लास तक स्कूल है एम्प्लॉयर का, तो आप फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक कोई स्कूल देखिए और वहां पर कंपेयर करिए कि वहां पे फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं उनसे कितनी फीस ले जाती है। जो भी फीस की अमाउंट होगी वो वैल्यू ऑफ बेनिफिट हो जाएगी। ठीक है बेटा, देखिए अभी आगे की और बात सुननी बाकी है। नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं, हाउएवर there would be no perquisites if the cost of such education or the value of benefit per child does not exceed 1000 per month। लो आगे बोलता है जो perquisite की वैल्यू है वो हम नहीं मानेंगे। किस केस में नहीं मानेंगे? अगर जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है इन केस ऑफ पर चाइल्ड वो 1000 पर मंथ से ज्यादा नहीं है, यानी अप टू 1000 है। ठीक है बेटा, यानी जो फीस चार्ज कर रहा है कोई सिमिलर स्कूल फर्स्ट क्लास की वो है 1000 रुपीज पर मंथ, 1000 रुपीज पर मंथ, तो उस केस में ये टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं होगी। ठीक है बेटा, समझ आ गया। लेकिन ये जो 1000 पर मंथ वाला जो बेनिफिट दिया जा रहा है पर चाइल्ड, ये बेटा ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को मिल रहा है। जो हाउस होल्ड मेंबर हैं एम्प्लॉय के, उनके अगर चिल्ड्रन है तो उन्हें ये 1000 रुपीज पर मंथ वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा पर चाइल्ड। समझ आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वो बात कर रहा है, इफ फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज आर अलाउड इन एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय रीजन ऑफ बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉयर। तो सेम है बेटा, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर द लोकेलिटी। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन देखेंगे हम उसकी या तो सिमिलर इंस्टीट्यूशन में या किसी लोकेलिटी में, माइनस कर देंगे उसमें से क्या 1000 रुपीज पर मंथ माइनस कर दिए जाएंगे 1000 रुपीज पर मंथ, यानी 1000 रुपए पर मंथ हम बेनिफिट दे देते हैं एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को कि अगर 1000 रुपए से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा, 1000 तक है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, टैक्स नहीं लगेगी परक्यूजिट पे। ठीक है, तो माइनस हो जाएंगे 1000। और नेक्स्ट बेटा मैं आपको आगे का बता देता हूं, थंब रूल अप्लाई कर दो यहां पर भी। जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आएगी -1000 माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय इफ एनी। जो भी अमाउंट रिकवर की जा रही है एम्प्लॉय से वो भी लेस कर दीजिए, जो बचा क्या आ गया वो आ गई टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट इन केस ऑफ अदर्स की बात कर रहा है बेटा, उन केसेस की बात कर रहा है जहां पर जो एम्प्लॉयर के चिल्ड्रन है या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ एम्प्लॉयज उनके चिल्ड्रन है वो स्कूल में किसी और स्कूल में पढ़ते हैं अदर देन एम्प्लॉयर और उनकी फीस रिइंबर्स हो जाती है। उस केस में ये बात कर रहे हैं आप, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन दैट बिहाफ
यानी वैल्यू ऑफ बेनिफिट यानी एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉय कितना हो गया, जो भी खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयर उस रेस्पेक्ट में वो हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है हमेशा वही बात करेगा, वेयर एनी अमाउंट इज पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑन दैट अकाउंट द वैल्यू ऑफ बेनिफिट शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट सो पेड और रिकवर्ड। जो भी वैल्यू ऑफ बेनिफिट मिला वो रिड्यूस कर दीजिए, जितना बचा वो टैक्सेबल वैल्यू हो गई। ठीक है, तो एक बार सम अप करते हैं इस प्रोविजन को बेटा, समझिए 3 केसेस बने हैं। सबसे पहला केस 1, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एम्प्लॉयर ने मेंटेन किया हुआ है या उसका ऑन है, यानी खुद का है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर का। तो उस केस में जो एम्प्लॉय के चिल्ड्रन हैं या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ एम्प्लॉयज उनके चिल्ड्रन हैं, वो पढ़ रहे हैं उस स्कूल में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो लॉ बोलता है जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट है, जो एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉय है, वो कितना होगा, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर स्कूल, सिमिलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है सिमिलर इंस्टीट्यूशन में या जो नियर इन द लोकेलिटी, आसपास के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें, वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, वो आप ले लीजिए वैल्यू ऑफ बेनिफिट, माइनस कर दीजिए 1000 रुपीज पर चाइल्ड है बेटा, और ये जो 1000 रुपीज है ये पर मंथ है, माइनस कर दीजिए 1000 पर मंथ पर चाइल्ड ओनली फॉर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन। जो एम्प्लॉय के बच्चे हैं केवल उनके लिए लेस करें, जो किसी हाउस होल्ड मेंबर के बच्चे हैं उनके लिए लेस नहीं करना। ठीक है, माइनस कर दीजिए अगर कोई अमाउंट रिकवर हो रही है एम्प्लॉय से, तो जो बचा वो क्या हो गया, टैक्सेबल वैल्यू हो गई परक्विजिट की। ठीक है, दूसरे केस की बात करता है। दूसरा क्या है, इफ फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज आर अलाउड इन एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय द रीजन ऑफ बीइंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉय, यानी अब जो एम्प्लॉय के बच्चे हैं वो किसी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयर का नहीं है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पर पढ़ रहे हैं, तो उस केस में वैल्यू ऑफ बेनिफिट देखिए क्या होता है। सेम जो हमने फर्स्ट केस में बात की वो ही यहां पर हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन माइनस 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। इन केस ऑफ अदर, जो अमाउंट है एक्सपेंडिचर का एम्प्लॉयर ने खर्च किया उसमें से माइनस कर दीजिए अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। ठीक है, नोट में क्या बोलता है बेटा, जो मैंने आपको बताया, 1000 रुपीज पर मंथ इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय के बच्चे केवल उनके लिए है, नॉट इन केस ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी टू अदर हाउस होल्ड एम्प्लॉयज। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है फ्री और कंसेशनल टिकट्स। अगर फ्री या कंसेशनल टिकट्स मिलते हैं तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोविजन बाय एन एम्प्लॉयर। देखिए अब क्या कर रहा है, एक एम्प्लॉयर है जो फ्री कंसेशनल टिकट दे रहा है या कोई बेनिफिट दे रहा है, और वो एम्प्लॉयर कहां पर एंगेज है, समझिए। सबसे पहला केस, हु इज एंगेज इन द कैरिज ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स टू एनी एम्प्लॉय or to any member of his household for personal or private journey free of cost or at concessional fare। अब क्या वो प्रोवाइड करा रहा है अपने एम्प्लॉय को, किसी भी एम्प्लॉय को, या जो एम्प्लॉय के हाउस होल्ड के मेंबर है, या तो उन्हें पर्सनल पर्पस के लिए या प्राइवेट पर्पस के लिए जर्नी दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पर। एक एम्प्लॉयर है, वो क्या करते हैं, कैरिज ऑफ पैसेंजर और गुड्स ये करते हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, अपने जो एम्प्लॉय हैं या अपने एम्प्लॉय के जो हाउस होल्ड के मेंबर हैं उनके लिए क्या करा देते हैं, एक जर्नी करा देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करा देते हैं या कंसेशनल रेट पर करा देते हैं, यानी कंसेशनल फेयर पे करा देते हैं। इन एनी कन्वेंस ऑन लीज और मेड अवेलेबल बाय एनी अदर अरेंजमेंट बाय सच एम्प्लॉयर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और गुड्स। किसी भी कन्वेंस में जो एम्प्लॉयर ने ऑन किया हो, लीज किया हो, या उसने अवेलेबल करा दिया हो एम्प्लॉय को। ठीक है, किस पर्पस के लिए, जर्नी के लिए, और जर्नी कैसी है, प्राइवेट या पर्सनल यूज के लिए। ठीक है बेटा, तो उस केस में अब हम निकालने वाले हैं वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो उस केस में क्या होगी, तो एक बार याद करो बेटा, जो थंब रूल है उसके हिसाब से अगर देखें अप्लाई करें इसमें, तो क्या होनी चाहिए, उस हिसाब से तो सर ऐसा लग रहा है जितना भी उसने बेनिफिट उन्हें प्रोवाइड कराया उस बेनिफिट को ले लेते हैं अमाउंट, माइनस कर देते हैं उसमें अगर कोई एम्प्लॉय से रिकवर की उन्होंने अमाउंट, और जो बचा कुचा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ऐसा ही लिखा है क्या बेटा, आओ जरा देख लेते हैं।
shall be taken to the value at which such benefit or amenity is offered by such employer to the public as reduced by the amount if any paid by or recovered from the employee for such benefit or amenity. सेम बात लिखियो बेटा, यानी जो जर्नी एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कराई एम्प्लॉय को या उसके हाउस होल्ड के मेंबर को, अपने वाहन से या किसी और का वाहन प्रोवाइड करा दिया, और वो एम्प्लॉयर जो है एंगेज है कैरिज ऑफ पैसेंजर और गुड्स में, और जितनी अमाउंट वो किसी थर्ड पर्सन से चार्ज करता, इनकेस एम्प्लॉय ना होता कोई और पर्सन होता, और उस थर्ड पर्सन से जो अमाउंट वो चार्ज करता है उस जर्नी के लिए, वो अमाउंट माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, जो बचा वो क्या हो गया, टैक्सेबल वैल्यू हो गई इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, इस केस में there would be no perquisite to the employees of an airline or the railways। जो रेलवेज के एम्प्लॉय हैं या एयरलाइन के एम्प्लॉयज हैं उनके केस में ये टैक्सेबल परक्विजिट नहीं होती। ठीक है बेटा, समझ आ गया इतना। चलिए नेक्स्ट आते हैं फटाफट एच पॉइंट पर, जो बात करता है वैल्यूएशन ऑफ अदर फ्रिंज बेनिफिट्स एंड एमिनिटीज। जो अदर फ्रिंज बेनिफिट्स और एमिनिटीज हैं उसके केस में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लेते हैं अदर फ्रिंज बेनिफिट्स में इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। ये क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन? देखिए, या तो बिना इंटरेस्ट के या जो रेट चल रहा है मार्केट में इंटरेस्ट का उससे कम पर लोन प्रोवाइड करा देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो वो भी परक्विजिट मान लिया गया है बेटा यहां पर इस केस में, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन पर। यूजुअली बैंक लोन देते हैं और जो बैंक का रेट चल रहा है, सपोज आज की डेट पे वो चल रहा है 14% पर एनम, ठीक है, मान के चलिए, और एक एम्प्लॉय है वो अपने एम्प्लॉयर से लोन लेता है और उसका एम्प्लॉयर उसे लोन प्रोवाइड कराता है 10% पर एनम पर। तो ये जो 4% का डिफरेंस हुआ पर एनम का बेटा, इसी को उन्होंने क्या कर लिया, परक्विजिट में चार्ज कर लिया, और कुछ नहीं है इस पैरा में, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन में। ठीक है, लेकिन अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं जरा वो समझते हैं। दो टर्म हमें यहां पे समझनी होगी। सबसे पहली होगी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, और दूसरा हमें समझना होगा इंटरेस्ट रेट हम कौन सा लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस क्या होता है बेटा, समझिए, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर ईच लोन एज ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। यानी एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अगर 4-5 लोन है तो हर लोन का देखना है, अगर सिंगल लोन है तो एक ही का देखना है। एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना है, कब देखना है, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के लास्ट डे पर हमें वो देखना है। जैसे सपोज एक असेसी है, उसने लोन लिया 6 लाख का और अब वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है 20-20 हजार की, तो 6 लाख माइनस 20,000 ये क्या हो जाएगी, एक महीने के एंड में बचेगा, क्योंकि वो हर महीने के ओपनिंग में 20,000 रुपए दे देगा अपने एम्प्लॉयर को। 5,80,000 ये क्या हो गया, नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो गया, ये मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस हो गया ये, और उस मंथ के लिए क्या हो गया, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। दूसरी बात इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट कैसे लेना है, लॉ ने डिफाइन किया, आप एसबीआई का रेट देखेंगे, किस दिन देखेंगे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में असेसी ने क्या किया, लोन लिया था। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना इस केस में, अगर एम्प्लॉय ने लोन लिया है 20,000 तक, एम्प्लॉय ने क्या किया है, लोन लिया है 20,000 तक, तो बेटा कोई भी वैल्यू जो है वो टैक्सेबल परक्विजिट नहीं होगी। अगर एम्प्लॉय ने लोन लिया है, किस वजह से लिया है, खतरनाक बीमारियों के लिए, जैसे कैंसर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो गई, तो उस केस के लिए अगर एम्प्लॉय ने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से, तो ये भी एक टैक्सेबल परक्विजिट नहीं होती, क्योंकि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो क्या कर रहा है, उसे लोन प्रोवाइड करा रहा है। तो उस केस में लॉ ने भी रिलैक्सेशन दे दी कि आपकी एम्प्लॉय के हैंड में ये टैक्सेबल परक्विजिट नहीं मानी जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए इसका एक एग्जाम्पल कराता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा ये। तो समझिए बेटा, एग्जाम्पल करते हैं इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट का। सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए और इनके एम्प्लॉय हैं मिस्टर बी। ठीक है, अब होता क्या है, मिस्टर ए जो एम्प्लॉयर हैं मिस्टर बी को देते हैं 6 लाख रुपीस का लोन, और ये जो लोन दे रहे हैं वो प्रीवियस ईयर 2019-20 में दे रहे हैं। ठीक है, किस रेट पर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 10% पर।
बात करें दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट की, तो एसबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है ऑन 1/4/2019, प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग यहीं से है बेटा 1920 के लिए, उसका जो रेट है वो है बेटा 14%, और ये दोनों रेट क्या है, पर एनम, ठीक है, पर एनम। तो जैसे कि हमने पढ़ा, तो प्रोविजन क्या बोलता है कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस होगा उस पे हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट की, और वो जो इंटरेस्ट निकल के आता है वो परक्यूजिट होता है, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। चलिए अब बात करते हैं रीपेमेंट कैसे कर रहा है मिस्टर बी। तो मिस्टर बी जो है वो क्या करते हैं, ₹12,000 पर मंथ दे दिया करते हैं अपने एम्प्लॉयर को, 12,000 रुपीज पर मंथ अपने एम्प्लॉयर को दे दिया करते हैं टुवर्ड्स प्रिंसिपल, जो 6 लाख रुपए उन्होंने लिया उसके प्रिंसिपल के रूप में। 12-12 हजार की उन्होंने इंस्टॉलमेंट बनवाई हुई है अपने प्रिंसिपल की, 6 लाख रुपीज जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी 12,000 की उन्होंने इंस्टॉलमेंट बनवाई हुई है। ये पे कर देते हैं मिस्टर ए को हर महीने की 1 तारीख को, ठीक है। अब चलिए मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालेंगे। अब हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मंथ कौन सा होगा हमारा, अप्रैल। तो आइए जरा अप्रैल 2019, इस केस में कितने होंगे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग, ये हो जाएंगे बेटा 6 लाख माइनस 12,000, क्योंकि ये पे कर चुके हैं। बचे कितने, 5,88,000। सर लेकिन ये 12,000 तो पे उसने कब किए, 1 तारीख को किए ना, आपने लेस क्यों कर दीजिए। तो देखा बेटा, ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया था, 6 लाख रुपीज जो है वो क्या है, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस क्या होता है, जो एग्रीगेट है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी अप्रैल के एंड में कितना महीना आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, 5/88, क्योंकि अप्रैल की 1 तारीख को तो 12,000 पे कर चुके हैं ना। समझ आ गया, समझ आ गया। स्टार्टिंग में वो 12,000 रुपए पे कर चुके हैं। हमें ये जो देखना है, ये मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस है, ये देखा जाता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में, ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए तो अब लगाइए इस पे, परक्यूजिट इंटरेस्ट रेट का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 14, तो एसबीआई का है और उन्होंने दिया 10 पर, यानी कम पर दे रहे हैं, तो 14 माइनस 10, ये सर 4% पर एनम हो गया, 4% पर एनम हो गया बेटा, ठीक है। अब कैलकुलेट करिए, 5,88,000 इंटू 4% पर एनम है बेटा, हमें मंथ का निकालना है, सिर्फ अप्रैल का निकाल रहे हैं, तो डिवाइड किससे कर देंगे, 12 से कर देंगे। कितना आएगा ये सर, ये आएगा 1960, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा, ये अप्रैल के लिए हो गया। सिमिलरली मई के लिए निकालो, मई के लिए कितना हो जाएगा, मई के लिए हो जाएगा 5,88,000 माइनस कर दो 12,000, कितना आया, ये आ गया 5,76,000, इतना आ गया। अब इस पे भी निकाल दो 4% डिवाइडेड बाय 12, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1920, ठीक है बेटा। आइए जरा कंसेप्ट पे वापस आते हैं अपने। सी पॉइंट बात करता है फर्दर, वेयर द बेनिफिट्स रिलेट्स टू द लोन मेड अवेलेबल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट रेफर टू अबव, the exemption so provided shall not apply to so much of the loan has been reimbursed to the employee under any medical insurance scheme। देखिए सी पॉइंट क्या बोलता है कि अगर एम्प्लॉय ने कोई मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम ली हुई है और उसमें भी उसे कुछ रीइंबर्समेंट हुई है अमाउंट की, तो जो एग्जेम्पशन इस लोन के रिगार्डिंग ले ली है वो एग्जेम्पशन उस मेडिकल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग नहीं मिलेगी। कहना क्या चाहता है बेटा, देखिए सपोज एक एम्प्लॉय है, उसने जो है स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से 6 लाख रुपीस का, ठीक है बेटा। अब ये जो 6 लाख रुपीस का उसने लोन लिया, साथ ही उसके पास एक इंश्योरेंस भी था, मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस से भी उसे रीइंबर्स हो गई ये मनी, और यहां उसने लोन में जो है एग्जेम्प्ट करा ली ये मनी। तो लॉ बोलता है कि जब आप यहां पर सैलरी हेड में उसे टैक्सेबल नहीं करा रहे, आप एग्जेम्प्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जो ये रीइंबर्समेंट हुआ है मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से, वहां पर ये रीइंबर्समेंट एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात, ये वो बोलते हैं। के लिए हमने परक्यूजिट जो कवर किया आज की क्लास में, वो हमने कौन कौन से कवर किए। सबसे पहले तो हमने कवर किया स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में मोटर कार का परक्यूजिट। दूसरा हमने कवर किया कि डोमेस्टिक सर्वेंट के केस से वैल्यूएशन होती है। तीसरा हमने किया गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के लिए। फोर्थ हमने किया वैल्यूएशन ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी।
फिफ्थ हमने किया फ्री और कंसेशनल टिकट की वैल्यूएशन, साथ ही हमने कवर कर लिया अदर फ्रिंज बेनिफिट्स में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, उस केस में वैल्यूएशन को हमने परक्विजिट को इतना समझा। अब जो बेटा नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें कोशिश करेंगे अपना पूरा जो हमारा सैलरी चैप्टर है, जो रिमेनिंग पार्ट है, खत्म कर ले और सैलरी अगली क्लास में फिनिश कर दें, क्योंकि परक्विजिट्स के हमारा जो है 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, साथ ही हमारे 2 प्रोविजन बचे हुए हैं, एक बचा हुआ है पीएफ का, प्रोविडेंट फंड का, और एलटीसी वो भी हमारे यहां भी कवर नहीं हुए, और सेक्शन 16 है छोटा सा डिडक्शन, उसमें 3 पॉइंट है वो हम कवर करेंगे, उसके साथ ही फिर सेक्शन 89 को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये 4-5 हमारे जो एरियाज हैं ये बचे हुए हैं, बहुत ही छोटे से, जब अगली हम क्लास करेंगे तो उसमें कवर हो जाएंगे इजीली। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप करिए रिवीजन, इन केस आपको आती है अगर कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8287377353। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।